बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आप सवालात के जवाब इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। आपके जो नेक्स्ट वीक के सवाल हैं उसके लिए नीचे डॉक्टर उस्मान साहब का नंबर चला दिया, आप उनको अपने जो सवालात हैं आप उनको मैसेज कर सकते हैं। तो अपने सेशन की तरफ चलते हैं जी। सवाल पहले ये है जी कि वंडा कोई सस्ता सा बता दें और उसमें जो आइटम्स शामिल है वो बता दें जिससे हमारे जानवरों का दूध बढ़ सके। देखिए कि एक बात मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी से बता दूं, अगर आप अच्छा और क्वालिटी का वंडा बनाना चाहते हैं जिसमें रीजनेबल प्रोटीन है और रीजनेबल एनर्जी है तो भाई वो सस्ता नहीं बनेगा। जो मर्जी कर लें सस्ता नहीं बनेगा। सोयाबीन मील का आज का रेट 115 है। कैनोला मील 84 रुपीज पे चलेगी है जो कैनेडियन है। आपकी मकई जो अच्छी है जिसका मॉइस्चर 12 पे है वो आपको ग्राइंड करके 1900 रुपये मन पे पड़ेगी। चोकर 41 पे जा चुका है। सोयाबीन का छिलका 44 पे जा चुका है। ग्लूटेन 48 पे है। कोई एक भी आइटम मुझे आप बता दें जो सस्ती हो। इसलिए मेरे भाई अगर आपने अपने वनडे में प्रोटीन को भी रिजनेबल रखना है और एनर्जी को भी रिजनेबल रखना है तो भाई ये सस्ता नहीं बनेगा। ज्यादातर लोगों को जो हम फॉर्मुलेशन करके दे रहे हैं वो तकरीबन 2400 रुपए में उनको ये कॉस्ट कर रही होती है जो एक फॉर्मुलेशन है। अब दूध के हिसाब से हमारी फार्मूलेशन होती है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि भाई दूध का फार्मूला दे रहे हैं। भाई दूध का फार्मूला ऐसे नहीं है जो मैं अपनी अमेरिकन काउस पे इस्तेमाल करता हूँ या ऑस्ट्रेलियन काउस पे इस्तेमाल करता हूँ। आपका वो जानवर जो दिन में देता ही 10 किलो है तो उसको इतना हाई एनर्जी, इतना हाई प्रोटीन वंडा उसको जरूरत ही नहीं है। तो उसके लिए फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा। इसके लिए मैं आपको कई दफा कहता हूँ अपने इलाके के डॉक्टर्स के साथ बैठ जाएं, उनको अपने जानवरों की जरूरियात का बताएं और उसी हिसाब से आप उनके लिए फार्मूला सेट करवाएं। हमसे करवाना चाहते हैं हमारे छोटे से चार्जेस होते हैं या बेहतर है अपने डॉक्टर साहब के साथ आप करवा लें। लेकिन एक चीज मैं क्लैरिटी के साथ आपको बता दूं कि मेरे भाई इसमें जैना जी सस्ते वाला काम कोई नहीं है। यूरिया खाद डाल के बंदे को सस्ता किया जा सकता है लेकिन हम वनडे के अंदर यूरिया जो है अमूमी तौर पर मिक्स नहीं करते क्योंकि हमारे छोटे फार्मर के पास ना तो प्रॉपर मिक्सिंग का सिस्टम होता है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटीज भी चाहिए। अगर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती तो बाद में यूरिया जो है उसके कई सारे नुकसान जो है आपको सामने आ सकते हैं। तो जो हम फार्मूला बना के देते हैं वो यूरिया उसमें शामिल नहीं करते, इसलिए वो थोड़ा सा महंगा भी बनता है। दूसरा सवाल ये है कि अच्छी फार्मूलेशन अगर हम अपने जानवरों को देते हैं तो उससे कितना दूध बढ़ेगा। अच्छा, एक मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। एक साहीवाल की बच्ची है जो पहली दफा बच्चा दे रही है और उसके साथ ही एक क्रॉस की बच्ची है या एक वैलेटी गाय की बच्ची है। मैं आज एक फार्म पर था तो उनके पास ना एक साहीवाल की बच्ची थी और कुछ कटियां थी। उन्होंने उसकी बड़ी अच्छी देखभाल की थी और मेरा ख्याल है कि 4.5 महीने पे उस बच्ची का जो वजन होगा वो तकरीबन 150 किलो के अराउंड आराम से होगा। तो वो मुझे लग रहा था कि साहीवाल की बच्ची जो थी वो मेरा ख्याल है कि शायद 12 महीने में वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाएगी। अच्छा, खुराक चूंकि अच्छी दी गई तो वो जल्दी ब्रीडिंग के काबिल हो गई। अब ये तकरीबन 21 माह पे जो है ये बच्चा दे देगी। इसके मुकाबले में एक वैलेटी गाय की जो बच्ची है वो भी 20-21 माह में बच्चा दे देती है। लेकिन अब इन दोनों को जिन्होंने बच्चा दिया है आप इतनी मर्जी अच्छी खुराक दे लें ये अपने पोटेंशियल के मुताबिक दूध देंगे। मिसाल के तौर पे अगर उस साहीवाल की बच्ची का 2000 लीटर दूध सूर्य का पोटेंशियल है तो आप उसे 2000 ही ले सकेंगे। अगर उस विलायती बच्ची का 7000 या 6000 लीटर पोटेंशियल है तो आप उसे 6000 या 7000 लीटर ही ले सकेंगे। हम जो अच्छी या मुतवाज़िन खुराक देते हैं उससे सिर्फ हम जानवर का जो पोटेंशियल है सिर्फ वो लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं होता कि जानवर के नीचे अगर टाइम का 24 घंटे का 20 लीटर दूध है, मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है तो हम उसे 25 नहीं ले सकते। अब उसका सिर्फ जो पोटेंशियल है, जो उसका जेनेटिक पोटेंशियल है, सिर्फ वो एक्सप्लोर करते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं कि अगर जानवर के अंदर कैपेसिटी 20 लीटर की है तो भाई हम 12 लीटर क्यों ले रहे हैं, हम 11 लीटर क्यों ले रहे हैं। तो ये पहले नंबर पे याद रखें, जब आप अच्छी फार्मुलेशन करेंगे तो आगे अच्छे जानवर का होना भी जरूरी है जो उसको अच्छे दूध में कन्वर्ट कर सके। अदरवाइज अगर आप भैंसों में एक 4 माह की बच्चा लिया, भैंस वो दूध दे रही है आपको 7 या 8 किलो, आप उसको अच्छी खुराक देते हैं वो कितना 10% भी अगर उसका दूध बढ़ जाए तो वो कितना बढ़ेगी, रोजाना का 0.25 किलो, क्योंकि वो 8 किलो दे रही है तो उस पर इशारिया 8 किलो बढ़ जाएगी। एक गाय जो 20 किलो दूध दे रही है जब वो 10% बढ़ती है तो वो 2 किलो बनता है। तो इस चीज को जेहन में रखें
जब आप अच्छी खुराक देते हैं तो प्रोडक्शन के साथ साथ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जानवर की सेहत है और उसकी ब्रीडिंग एबिलिटी है कि वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाता है, आगे उसके जिंदगी में मसाइल कम आते हैं, जो अगली नस्ल तैयार होती है इवन उस पर भी आपकी न्यूट्रिशन का बड़ा असर पड़ता है। अगला सवाल है जी, आजकल आप ऑस्ट्रेलियन सीमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसकी क्या खास वजह है? देखिए जी, ये आप लोगों को लगता है कि हम ऑस्ट्रेलियन सीमेंट पे जो है वो ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अमूली तौर पे अपने लेक्चर में ये बात कहता हूँ कि हमारे फार्मर्स ठीक ठाक पैसा खर्च करते हैं, सीमेंट प्रोक्योर करते हैं। कई सारे फार्मर्स को मैं जानता हूँ जो बहुत कीनली जो है वो सीमेंट सिलेक्शन कर रहे होते हैं। हमें बाकायदा जो है ना कई सारे फार्मर्स कैटलॉग्स भेज देते हैं, हमें सिलेक्शन करते हैं। मैं एक बात करता हूँ, पहले तो एक बात क्लियर कर लें, CRI, CRV, ऑल्टर जेनेटिक्स, वर्ल्ड वाइड सायर, सेमेक्स, ABS, पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड या जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया, जितने भी ब्रांड इस वक्त पाकिस्तान में जो है बुल सेल कर रहे हैं, जो कंपनीज डिफरेंट हैं, इन कंपनीज के पास सबके पास अच्छे बुल मौजूद हैं। अब आपने ये देखना है कि आपको अपने एनिमल में कौन सा बुल आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। मेरे फार्मर पूछते हैं कि भाई हमें आप किसी बुल की सिलेक्शन कर दे, तो मैं बाज़ औक़ात उनसे पूछ भी लेता हूं कि आप अमेरिकन बुल्स में सिलेक्शन करना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलियन बुल के अंदर सिलेक्शन करना चाहते हैं। अच्छा, अब बुल चूंकि हर कंपनी के पास अच्छा है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है या आपके डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि इस बुल के इस्तेमाल करने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक बात याद रखिएगा कि बुल्स जो हैं दे आर शेयर्ड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। पाकिस्तान से बाहर निकले, इवन के US के बुल्स कई डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं, दूसरे मुमालिक के बुल्स तीसरे चौथी कंट्रीज में जा रहे हैं। तो हर मुल्क, हर कंट्री अपने ब्रीड में इंप्रूवमेंट करने के लिए किसी भी ब्रीड का जो सीमन है वो डिफरेंट कंट्रीज का वो यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पीछे एक इंटरव्यू किया था, मिस्टर फिलिप ये बात कर रहे थे, द बुल्स दे आर शेयर्ड फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज। हमने देखना है जी हमारा टारगेट क्या है, हमें पता होना चाहिए कि फलानी कंपनी का फलाना बुल जो है हमारे इस एनिमल की ये कमजोरी दूर कर सकता है। आपको सिर्फ मशवरा ये है जो हम बात करते हैं अपने सेशंस के थ्रू या अपने लेक्चर्स के थ्रू, कि आप जब भी बुल लगाएं अपने जानवर को तो ये देखकर लगाएं कि आया ये क्या बुल इसके लिए सूटेबल है या नहीं। मैं फार्म पर मौजूद था, तो वहां पर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हम कर रहे थे, तो उन्होंने दिखाया कि ये बुल, मैं नाम नहीं लूंगा, ये बुल हमने इन गायों को लगाए हैं। अच्छा, वो एक बुल मंगवा लिया और वो इकट्ठी 40-50 जानवरों को इकट्ठे लगा दिए। मैंने इनको समझाया कि देखिए इस बुल के ये पॉइंट्स हैं, ये एक शॉर्ट स्टेचर्ड बुल है, ठीक है, और इसके टीट्स के मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, इसके थनों का जो साइज है ये छोटा है, ठीक है, और इसकी बॉडी जो डेप्थ है वो भी कम है। अब वो कई सारे जानवर ऐसे थे जिनकी ऑलरेडी जिनका कद छोटा था, जिनके थनों का साइज पहले ही कम था, जिनकी बॉडी डेप्थ पहले ही कम थी, उन एनिमल्स के अंदर भी उसी बुल का इस्तेमाल कर दिया गया। तो बेसिकली हम ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने जानवर को देखें, ये जी बहुत ऊंचा है, ये डोम शेप्ड है, इसकी रीढ़ की हड्डी उभरी हुई है, इसकी टांगे सिकल हैं, इसके रिब्स का डिस्टेंस कम है, इसकी बॉडी डेप्थ कम है, इसकी अदर अटैचमेंट लूज है। आप ये देखना है कि आपके जानवर की डेफिशिएंसीज क्या है। फिर सेकंड नंबर पे आपने ये देखना है कि ये जानवर झाड़ू बहुत करता है भाई, ये हर सीजन में लेमनेस का शिकार हो जाता है भाई, इसको बीमारियां बहुत घेरती हैं, इसका प्रोडक्शन इसकी कम है। तो इन तमाम चीजों को देख के आप बुल सिलेक्शन करें, वो फिर चाहे कोई भी हो, आप जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया का करें, आप CRI का करें, आप ऑल्टर जेनेटिक्स का करें, लेकिन हर्ड एनालिसिस के बाद, जानवर को देखने के बाद एक बेहतर बुल की सिलेक्शन करें। ये जो एक ही बुल हम सिलेक्ट करके पूरे पाकिस्तान में लगा देते हैं, ये गलत प्रैक्टिस है। बस हमारा समझाने का मकसद ये है कि इस चीज से आप बचें। फिर चाहे कोई सा भी बुल इस्तेमाल करें, वो जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया का हो या CRI का हो या CRV का हो। हाँ, ये जरूर है कि इस दफा मैंने अपने कई सारे फार्म्स पे जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया का मैंने सीमन इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने CRV इस्तेमाल किया है, मैंने CRI भी इस्तेमाल किया, हमने ऑल्टा भी इस्तेमाल किया, WWS भी इस्तेमाल किया, मास्टर रेंज भी इस्तेमाल किया। मेरे पास इन सब के बच्चे मौजूद हैं। तो जहां पे हमने सबको आजमाया है, यहाँ पे जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया के जो अच्छे टॉप कैटेगरी के बुल हमने वो भी लाकर अपने जानवरों में इस्तेमाल किए हैं। उनकी फिलहाल जो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कंसेप्शन।
हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों में कंसेप्शन बहुत अच्छी है। ये एक चीज तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई 40 प्लस प्रेगनेंसी जो है जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया के बुल की मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपको उनके बच्चे भी दिखाएंगे। अब बाकी की बात की है, बच्चे आते हैं कैसे आते हैं, वो बड़े होकर बच्चा देते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूं कि कंसेप्शन रेट इज आउट क्लास आउटस्टैंडिंग। उनके सीमेंट की जो प्रोक्योरमेंट है, उनका जो मैनेजमेंट का तरीका है, कंटेनर मैनेजमेंट जो है उसकी टीम की बहुत अच्छी है। जहां पे जिसकी दांत गलती थी वो करनी चाहिए। हमने उसको माइक्रोस्कोप पे चेक भी किया, सीमन इज एक्सीलेंट। आप लोग भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन यहाँ पे मेरी तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है आपको कि भाई आपने जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया ही इस्तेमाल करना है। हमने चूंकि बाकी तमाम कंपनीज को जगह दी है अपने साथ, तो इसको भी हमने अपने साथ जगह दी है, इसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम देखना चाहते हैं क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलियन कैटल के साथ बहुत ज्यादा काम किया। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद ऑस्ट्रेलियन कैटल एज कंपेयर टू अमेरिकन कैटल, जो मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है। मुझे ये लगता है कि शायद इस ऑस्ट्रेलियन सीमन के इस्तेमाल से हम फ्यूचर में ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। ये मेरा ख्याल है। आप लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप मेरी इस राय से जो है वो जो इत्तेफाक भी कर सकते हैं। अगला सवाल है जी, क्या नॉर्मल सीमन से मेल ज्यादा आते हैं? देखिए जी, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जब सीमन की सेक्सिंग की जाती है तो मेल स्पर्म इधर निकल जाते हैं, फीमेल स्पर्म इधर निकल जाते हैं। जो फीमेल स्पर्म्स हैं उनका अलहदा टीका बन जाता है, मेल स्पर्म्स का अलहदा टीका बन जाता है। ये गलत है। इसमें आधी बात ठीक है, आधी बात गलत है। सीमेन सेक्सिंग जो एसटी जेनेटिक्स में जो उनके पास टेक्नोलॉजी, वो क्या करते हैं कि वो एक्स जो फीमेल पैदा करने वाले जो जरासीम है उनको अलहदा कर लेते हैं, उनको पैक करके आपके हवाले कर देते हैं। लेकिन जो कहना है कि मेल वाले जो स्पर्म अलहदा है उनको अलहदा करके स्ट्रॉ पर दिया जाता है। भाई देखिए, वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका एक नाम है, उनका एक म्यार है। ये काम नहीं होता। मुझे सीमन इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 12 साल का अर्सा हो चुका है। कभी कभार ऐसे हो जाता है किसी बुल के 60% मेल आ गए, कभी कभार ऐसे भी होता है कि 60% फीमेल्स आ जाती हैं। तो ये इधर ही रेशो चल रही होती है, 60-40 हो जाए, 55-45 हो जाए, 50-50 हो जाए, तो इसके ऊपर नीचे ही होती है। लेकिन ये कह देना कि भाई उससे मेल ज्यादा आते हैं और हर दफा ज्यादा आते हैं, ये गलत है। और एक और मैं आपको बताता हूँ, एक फार्मर ने मुझे, फार्मर क्या जी छोड़े जो मैं नाम ही लेता, एक साहब ने मुझे कहा कि जी हमने सेक्स सीमन लिया जी, साढ़ा बच्चा आ गई दिखा पाती कि कंपनी साढ़ा ज्यादा करती है। देखिए, आप किसी एक जानवर के इस्तेमाल के बाद आप ये फैसला नहीं कर सकते। आप 10 जानवरों को प्रेग्नेंट करें सेक्स सीमन से, फिर देखें उनमें बच्चे कितने आते हैं, बच्चियां कितनी आती हैं, आपको फिर पता चलेगा कि रिजल्ट्स क्या हैं। किसी एक जानवर को भी आप रखेंगे, उसमें बच्चा आ रहे या बच्ची आ रही, उसके बेस पे आप फैसला नहीं कर सकते कि ये जो आपके साथ ज्यादती हुई है या फिर ये कुदरती तौर पर ही मेल आ गया। आ जाते हैं मेरे पास सेक्स सीमन में 56 एनिमल्स जो हैं वो अब तक बच्चा दे चुके हैं। 2 मेल आए हैं, बाकी 56 फीमेल्स आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी मच हैप्पी विद दैट। 2 सवाल रहेंगे जी, सेक्स सीमन और नॉर्मल सीमन की बच्ची में क्या फर्क है? अच्छा, ये बड़ा अजीब सवाल है। लोगों को लगता है कि शायद सेक्स सीमन की जो बच्ची है ना वो बहुत कमाल की होती है और वो अखीर होती है और ये होती है वो होती है। देखिए, मेरी बात गौर से सुने। ये मिसाल के तौर पे एक बुल है डांटे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डांटे बड़ा मशहूर बुल है, बहुत सारे लोग जानते हैं। या एपीएस में सेमोरी ले लें आप, या जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया का माई बुल ले लें आप। अब इस बुल की जब सीमन कलेक्शन कर ली जाती है तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है कि इस सीमन को या तो आप फ्रीज कर लें, पैक कर दें, फार्मर के हवाले कर दें, जिसको हम कहेंगे नॉर्मल सीमन, या इसका दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम सेक्सिंग टेक्नोलॉजी के तहत हम इस सीमन को इसमें 2 हिस्से कर लेंगे। जो फीमेल वाला अलग कर लेंगे, मेल वाला अलग कर लेंगे, और जो फीमेल जरासीम है वो आपको पैक करके आपके हवाले कर देंगे। अब पीछे बुल की जेनेटिक्स दोनों में सेम है, वो चाहे नॉर्मल सीमन है, वो चाहे सेक्स सीमन है, पीछे मय बुल वही है। इसी तरह वो सेमोरी बुल एबीएस का वही है। इसी तरह अगर आप डांटे की बात करते हैं तो वो वही है। तो आपने ये नहीं देखना कि हमारे यहाँ होता क्या है। मैं बताता हूं, मैंने जो अपने तौर पे ऑब्जर्व किया, जो मैंने चेक किया है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज्यादातर जो नॉर्मल सीमन आ रहा है ना वो एक लो रेंज लो कैटेगरी बुल्स का आ रहा होता है। अक्सर कंपनीज के पास आप देखेंगे किसी एक बुल का सेक्स सीमन तो मौजूद है, लेकिन नॉर्मल सीमन जिसका नहीं होता, या नॉर्मल है तो सेक्स नहीं होता, ऐसे अक्सर चल रहा होता है। तो होता यह है कि जो कंपनी सेक्स सीमन लेके आती है वो कुछ रिलेटिवली बेहतर बुल होते हैं एज कंपेयर टू जो नॉर्मल बुल आ रहे होते हैं। अदरवाइज अगर बुल एक ही है, जैसे मय बुल, सेमोरी या डांटे, अब इनमें से अगर आप आगे सेक्स सीमन तैयार कर लें या नॉर्मल सीमन तैयार कर लें तो पीछे जो जेनेटिक्स है वो सेम ही है।
मतलब डांटे का डांटे ही रहना है, जमोरी का जमोरी रहना है, और मैबुल का मैबुल ही रहना है। तो ये कंसेप्ट अपने ज़हन से निकाल दें कि शायद सेक्स के बाद बच्चे की क्वालिटी बेहतर हो जाती, भी ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि क्या क्रॉस की एनिमल से फार्मिंग स्टार्ट करें या प्योर से? देखिए मैंने इस पे फिजिबिलिटीज जो है मैं तैयार कर रहा हूँ, मैंने 2 शेयर भी कर दी हैं, बकाया 2 शेयर करूंगा। अभी मैंने 1-1 साल का प्लान दिया सारों का, इंशाल्लाह सून इनका हम 5 इयर्स प्लान भी आपके साथ में लेकर आएंगे। इस वक्त मेरा मशवरा ये है कि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो भाई बेहतर है कि प्योर ब्रेड के साथ कर लें, मेरे हिसाब से उसमें रिटर्न्स बेहतर है। और इस पर चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, आपकी मजबूरी है, जानवर को अच्छा खिलाना आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर जानवर का अच्छा दूध देना ये डिपेंड करता है उसकी नस्ल पे। अगर अच्छे नस्ल का जानवर होगा तो अच्छा खा के अच्छा दूध दे देगा, अच्छी नस्ल का जानवर नहीं होगा तो अच्छा खा के वजन बढ़ाता जाएगा, आपके हिस्से में दूध नहीं आएगा। तो मेरा मसला ये है कि इस वक्त हमें प्योर ब्रेड पे जाना चाहिए। और वो लोग जो ये समझते हैं कि शायद वो प्योर नहीं रख सकते, क्रॉस के जानवर रख सकते हैं, देखिए क्रॉस के जानवरों में 2 कैटेगरीज हैं। एक वो जानवर है जो हल्के फुल्के लेवल के क्रॉस हैं, जो 12, 14, 15 लीटर दूध देते हैं। एक क्रॉस हुआ है जो 30-35 लीटर दूध देता है। अब ये जो जानवर जो 30-35 लीटर दूध देता क्रॉस का जानवर है, इसकी भी आपको उतनी सेवा करनी पड़ेगी, उतना ही ख्याल रखना पड़ेगा, उतने ही शावर पंखे लगा के देने पड़ेंगे। तो इसमें सिर्फ नाम क्रॉस का है, आपको सेवा सारी उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी प्योर ब्रेड कैटल की आपको करनी पड़ती है। लेकिन सवाल ये है, क्या क्रॉस ब्रेड में 30 लीटर प्लस करने वाली गायियां हर फार्मर को इतनी तादाद में अवेलेबल है जितनी तादाद में हमारी मार्केट की रिक्वायरमेंट है? 12,000 के करीब गायियां पाकिस्तान में आ चुकी हैं, अभी और भी आ रही हैं। क्या 12,000 क्रॉस ब्रेड की गायियां 30 लीटर प्लस देने वाली पाकिस्तान में मौजूद हैं? ये सवाल आप खुद से कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।